गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो जो लोग सोए हुए वो उठ जाए, अपने बिस्तरों से बाहर निकले। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। जंग में कागजी अफरातों से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं। तादादों से क्या होता है? तो आज की क्लास, आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उसे इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए रामबाण बनने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, बिना किसी भी समय को गवाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस क्या होता है? आपके पास भी कुछ अपनी पर्सनल संपदा होगी, जो आपकी जमीन जायदाद होगी या आपके पापा की, बाबा की, दादा की, इन लोग की जब संपदा होगी। तो वैसे ही बौद्धिक संपदा, अब बौद्धिक संपदा क्या है कि जो भी आपके दिमाग के आइडियाज है वो आपकी बौद्धिक संपदा है। लेकिन अब उसका दिवस या उसका संरक्षण कैसे करेंगे? तो जब तक वो आइडिया आपके दिमाग में है तब तक तो उसका कोई संरक्षण नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास पहले ही सेफ है। लेकिन जहां आपने एग्जीक्यूट किया और कोई नई चीज बना दी, तब वो बनता है आपका बौद्धिक संपदा। तो उसी को संरक्षण करने के लिए क्या दिया जाता है? ट्रेडमार्क। और क्या दिया जाता है? जीआई टैग। और क्या दिया जाता है? पेटेंट। और क्या दिया जाता है? कॉपीराइट। ये सारी चीजें दी जाती हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग, पेटेंट, ताकि आपके आइडिया सिर्फ आपके नाम पे सुरक्षित रहे। जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। पेटेंट कितने सालों के लिए दिया जाता है? 20 वर्षों के लिए। इतने सालों के लिए सब ये सारी चीजें आपके बौद्धिक संपदा है। तो इनके रेगुलेशन करने के लिए, इनको आपके नाम पे या आपकी किसी कंपनी के नाम पे संरक्षित करने के लिए ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब बौद्धिक संपदा को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो क्या इसको बोल सकते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। अब इसको कौन सी संगठन मनाती है ये देख लीजिए। तो इसको मनाती है, बस कुछ नहीं करना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आगे ओ लगा देना, ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी लगा सकते हैं, लेकिन क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट करती है। अब ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? शुरू में डब्ल्यू है, लास्ट में ओ है। जिसके भी शुरू में डब्ल्यू हो, लास्ट में वो 90%, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मैक्सिमम चीजें डब्ल्यू शुरू है और ओ से खत्म होने वाली है, वो सब की सब का हेडक्वार्टर कहाँ होने वाला है? उन सब का हेडक्वार्टर होने वाला है जिनेवा। लेकिन 90%, 10% इसमें भी इतर वितर हो सकता है, ठीक है। तो डब्ल्यू और ओ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ओके, अब जिनेवा हो गया। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कौन से डे पे मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। अब देख लीजिए कि अब कोई डे आता है तो क्या इससे ज्यादा क्या पूछा जा सकता है? थीम पूछा जा सकता है। तो थीम देख लीजिए, थीम क्या है? वीमेन्स एंड आईपी। आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो महिलाएं और इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक संपदा। सब लोग ऐसे टीजिंग में देखिए क्या होता है कि मैक्सिमम देखिए जो जोक बनते हैं ना, संता बनता, पंजाबियों में बहुत ज्यादा जोक बनते हैं कॉमेडी के, ठीक है, क्योंकि अब उनको बेवकूफ तो अब नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन जोक बनाए जाते हैं। उसी तरह महिलाओं पे भी जोक थोड़े बनते हैं इस टाइप के कि महिलाओं को दिमाग नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, ये सब। लेकिन देखिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब मेंस के दिख नहीं रहे, तो वीमेन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम देख लेते हैं। 21 अप्रैल क्या है? सिविल सर्विस डे। क्या है? सिविल सर्विस डे। इसको पूरा लिख देता हूं। अगर आप मेरी क्लास पहली बार कर रहे हैं तब भी आप इसको ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सिविल सर्विस डे
22 अप्रैल को क्या है, 22 मार्च को क्या था, वाटर डे था। 22 अप्रैल को क्या था, अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को क्या था, बुक्स एंड कॉपीराइट डे। क्या था, बुक्स एंड कॉपीराइट डे। इसके बाद 24 अप्रैल और 26 अप्रैल, इसको ऊपर लिख देता हूं। 24 अप्रैल क्या था, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को क्या है, 25 अप्रैल को मनाया गया था मलेरिया दिवस। सर्दी खांसी ना, मलेरिया हुआ, वही वाला मलेरिया, मलेरिया दिवस। इसके साथ साथ 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल को दुनिया में एक विध्वंसकारी विस्फोट भी हुआ था, जिसे एक तरह से न्यूक्लियर विस्फोट भी कह सकते हैं। कहां हुआ था, अब इसको बता ही देता हूं, क्या कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो 26 अप्रैल को हुआ था, क्या हुआ कि एक परमाणु रिएक्टर था, जिसपे ये हुआ कि अच्छा कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो टेस्ट कैसे किया जाएगा कि हमारा जो सुरक्षा कवच है चलता है कि नहीं। मान लीजिए कि घर पे बाढ़ आ गई, हम कैसे बचेंगे, आग लग गई, फायर ब्रिगेड सिस्टम कैसे होगा। तो वहां पे भी था कि अगर कुछ लीक हो जाता है या कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो कैसे बचेंगे। तो उन्होंने इसी के टेस्टिंग में इतना बड़ा दुर्घटना कर दिया कि एक तो उसको लीक हो गया, ऊपर से उसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम था वो भी फेल हो गया। तो ये दुर्घटना है चेरनोबिल की, जो कि उस समय यूएसएसआर का हिस्सा था। चेरनोबिल ट्रेजेडी, ट्रेजेडी बोल सकते हैं या फिर दुर्घटना, ठीक है। आगे देखते हैं 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, बी आर अंबेडकर जयंती। 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये 17 अप्रैल को ही आसाराम बापू जी का बर्थडे भी है। तो जितने लोग भविष्य में बाबा बनने की सोच रहे हैं उन लोग को ये डेट याद रखनी चाहिए। आगे देखते हैं 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल क्या है, अर्थ डे, अभी भी मैंने बताया। 23 अप्रैल बुक्स एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल को क्या था, पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल क्या था, मलेरिया डे। ये सब अभी तुरंत बताया मैंने। सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम की एक एजेंसी है, स्टॉकहोम की एक एजेंसी है। तो इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, SIPRI, सिप्री। चिपरी जानते हैं, उसी तरह ये भी सिप्री है। तो सिप्री क्या करती है, स्टॉकहोम की एजेंसी है। तो स्टॉकहोम, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या करती है कि स्टॉकहोम की कंपनी है। पीस यानी क्या होता है, शांति। शांति मतलब अगर वॉर नहीं होगा तो शांति होगी। वॉर कब नहीं होगा, जब हथियार नहीं होंगे। तो ये हथियार खरीद बेच इन सब का आकलन करती है ये स्टॉकहोम की रिपोर्ट। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लिया करे, मैं थोड़ा सा हट जाया करूंगा, ठीक है। तो देखिए सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट कि अच्छा सेना के लिए कितना खर्च करते हैं। तो उसके हिसाब से जो दुनिया का लगभग 39%, कितना 39% खर्च करता है वो अकेले अमेरिका है। अब आप सोच सकते हैं, न चाइना उसके टक्कर में है, न इंडिया उसके टक्कर में है, न इजराइल उसके टक्कर में है, न रूस उसके टक्कर में है। सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है, अमेरिका। दूसरे नंबर पे खर्चा कौन करता है, चाइना। तीसरे नंबर पे कौन खर्चा करता है, रूस। और चौथे नंबर पे कौन करता है, अपना प्यारा देश भारत। तो इसमें सर्वाधिक खर्चा कौन करता है,
सर्वाधिक खर्चा कौन करता है? अमेरिका। और उसी तरह सिपरी की एक रिपोर्ट ये भी है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है वो भी अमेरिका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है वो इंडिया है, इंडिया को जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचता है वो रूस है, उसके दूसरे नंबर पे कौन सा है? फ्रांस है, तीसरे नंबर पे कौन सा है? अमेरिका है, चौथे नंबर पे कौन सा है? इजराइल है, इजराइल है। यानी हमको जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है वो है अमेरिका, वो है रूस, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे इजराइल। तो ये चीजें भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, क्या नाम है इसका? अग्नि प्राइम, मैक्स प्रो प्राइम ऐसे करके था ना, वैसे ही अग्नि का भी नेक्स्ट वर्जन अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया। ठीक है, ये 3 बार सफलता परीक्षण कर दिया। अगर आपने कोई भी चीज एक बार अगर सफलता से प्राप्त कर ली, लोग कहते हैं कि तुक्का लग गया। अगर एग्जाम भी आपका पहली बार निकल गया ना, तो लोग कहेंगे तुक्का लग गया बस। तो उसी तरह तो अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आपकी कोई एक बार अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप उसे बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए, ताकि कोई ये न कह सके कि आपने तुक्का मार दिया है। तो उसी तरह अग्नि प्राइम का भी 3 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। तो ये किसने किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फॉर्म डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ के हेड कौन है? समीर कामत। कौन है? समीर कामत। इसरो के हेड कौन है इस समय? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। किस नंबर के हैं? 10th नंबर के हैं। डीआरडीओ किससे पहले कौन हेड थे? जी सतीश रेड्डी। हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न घोषित किया है? दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो ऐसा काम कर सकता है, जो किसी से नहीं डरता, जिससे अमेरिका भी डर जाता है? तो कौन है वो? किम जोंग। और कौन सी कंट्री है वो? नॉर्थ कोरिया। कौन सी है? नॉर्थ कोरिया। सिंपल, वो पगला है, वो किसी से भी नहीं डरता। और अमेरिका तो उससे कहा कि एक काम करो, अमेरिका सारे देशों पे वो अपना थोड़ा सा दबदबा बनाने की कोशिश करता है, तो उसने कहा कि एक काम करो कि परमाणु बम फोड़ना नहीं, तुम ध्यान से सुन लो, परमाणु बम फोड़ना नहीं। तो उसने क्या किया? 3 परमाणु बम फोड़ा। कह रहा हम तो एक ही सोचे थे, आपने मना क्यों किया? तो हम 3 फोड़ेंगे। तो सोच ही सकते हैं कि कितना खतरनाक है वो। भारत किस देश के से 6Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? किस देश से खरीदेगा? तो भारत खरीदेगा ये रूस से। भारत सबसे ज्यादा हथियार कहां से खरीदता है? रूस से। रूस से ही खरीदेगा, सिंपल। आगे देखते हैं। हाल ही में दुनिया में पहली बार क्रिप्टो विनियमन, क्या है? क्रिप्टो विनियमन के लिए माइका कानून का निर्माण किया जा रहा है। तो माइका का फुल फॉर्म देख लीजिए। माइका का फुल फॉर्म है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्रिप्टो एसेट। कुछ भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म वाला आता है ना, तो अगर उसका फुल फॉर्म देख लिए तो समझ लीजिए कि हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर किसी चीज को आप शुरू करने जा रहे हैं और आपने तैयारी ही अच्छी कर ली, तो समझिए आधी जंग तो आप वहीं जीत गए, प्लान अच्छा कर लिया। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्रिप्टो एसेट। तो क्रिप्टो एसेट के लिए जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी कि मार्केट में कैसे उसको चलाना है, उसके रेगुलेशन के लिए एक्ट होगा, वो पहली बार बनाया है। और किसने किया है? तो इसको किया है यूरोपियन यूनियन ने। अच्छा, यूरोपियन यूनियन ने किया है। तो इसने किया है कि कैसे इसको रेगुलेट करना है, कैसे चलाना है, कैसे कोई कंट्री या कंपनी इसको यूज करेगी, कुछ विवाद होने पर, कुछ वैल्यूज अप डाउन होने पर उसको कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको किया है यूरोपियन यूनियन पे। तो यूरोपियन यूनियन किसके द्वारा बनाया गया था? इसको बनाया गया था रोम की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? रोम की संधि के द्वारा। इसमें टोटल कितने देश थे? 27 देश थे। एक देश इसमें से निकल गया है। ठीक है, वो देश जब निकला तो उस कंडीशन को क्या बोला गया? ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट।
इसमें से ब्रिटेन एग्जिट हो गया तो उसे बोला गया ब्रेक्जिट। ब्रिटेन एग्जिट, ब्रेक्जिट। तो यूरोपियन यूनियन ये 27 देशों का ग्रुप है जो अपने आसपास की बाउंड्रीज में छूट देता है, खुली छूट। किस चीज के लिए खुली छूट देता है? व्यापार करने। जैसे आपको अगर यूपी से एमपी में देना है, एमपी से तमिलनाडु में बिजनेस करना है, आपको जाके चेन्नई में, मदुरई में बिजनेस करना है, जम्मू कश्मीर में जाके समोसे बेचने, तब बेफिक्र हो गए। अरुणाचल प्रदेश में जाके चाय बेचनी बेचिए, जिसको जो बेचना है, पकौड़ा बेचना है, जो जहां बेचना है बेचो, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह लेकिन अगर वो चाइना में जाके समोसे बेचने तो बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। लल्लू लाल के समोसे, भागीराम के समोसे, समोसे ही रह जाएंगे। तो उन समोसों को बेचने के लिए पाकिस्तान में छूट नहीं है। उसी तरह ये 27 कंट्रियां हैं, इन्होंने छूट दे रखा है, जिसको जो सामान बेचना है बेचो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंड्री टेंशन नहीं है। तो इस यूरोपियन यूनियन ने बिजनेस के लिए छूट दे रखा है। तो इसी यूरोपियन यूनियन ने क्रिप्टो विनियमन के लिए, विनियमन के लिए मतलब क्या था, उसके रेगुलेशन के लिए माइका कानून लाया है। माइका मतलब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिप्टो एसेट। ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो अब क्रिप्टो करेंसी में एक बिटकॉइन देखते हैं, तो जितने भी तरह की बिटकॉइन होगी, कोई और क्रिप्टो करेंसी होगी, सारे का विनियमन होगा। और अब तक ऐसा कोई कानून नहीं था। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी, अब ये डिजिटल मनी है। डिजिटल मनी की जो आपकी जेब में नहीं आ सकती, जो डिजिटल, यानी आप जैसे फोन पे पैसा रखते हैं पॉइंट्स के। अब कोई गेम खेलते हैं ना, सिंपल समझिए, कोई गेम खेलते हैं तो उसमें दौड़ता जाता है, पॉइंट्स मिलते हैं, तो पॉइंट्स भी एक तरह की मनी है। तो अगर वो मनी हम सामान खरीदने में यूज कर सकते हैं तो वो भी करेंसी होती है। उसी तरह कुछ इंटरनेट पे कुछ डिजिटली आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उनका आप कुछ सामान खरीदने में यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। किस पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इसको पूछा जा चुका है। क्रिप्टो करेंसी को जिसने बनाया है उसको सच में कभी मिला नहीं है किसी को, ना उसकी कोई फोटो अवेलेबल है, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम है सातोशी नाकामोटा। क्या नाम है? सातोशी नाकामोटा। इसकी कोई भी फोटोज अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना माना जाता है कि जो भी सातोशी नाकामोटा होगा बहुत भयंकर पैसे वाला था या होगा। इस समय तो बहुत ही ज्यादा मनी होगी उसके पास, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यूएशन पहले से लगभग 200 नहीं 2000 गुना अधिक बढ़ चुकी है। तो कौन है वो? सातोशी नाकामोटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? यूरोपियन यूनियन। अब आगे देखते हैं, यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? तो यूट्यूब के नए सीईओ है नील मोहन। अच्छा, इनका नाम लग के नहीं लगता कि भारतीय मूल के होंगे? तो ये जो यूट्यूब के नए सीईओ हैं ये भी भारतीय मूल के हैं। अब आगे देखिए, भारत की पहली एसी डबल डेकर। डबल डेकर मतलब क्या? 2 फ्लोर वाली, यानी आप बोलते हैं 2 तल्ले वाली बसें, तो 2 फ्लोर वाली बसें होती हैं। तो क्या डबल डेकर, एसी की डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। ठीक है, डबल डेकर बसें तो मुंबई में पहले ही चलती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक बस कहां चली है? तो ये शुरू हुई है मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई, मान्या सुरवे। आगे देखते हैं, यूनेस्को का शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है एंजेला मार्केल। क्या है? एंजेला मार्केल। आगे देखते हैं, सोलर इंडस्ट्री द्वारा विकसित स्वदेशी यूएवी क्या है? किस इंडस्ट्री द्वारा विकसित है? सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा। ठीक है, यानी ये इंडिया की है। कहां की है? नागपुर की है। ठीक है, क्या विकसित है? यूएवी। यूएवी इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, अनमैन्ड। इसके बाद ए से क्या है? एरियल। एरियल जिससे कपड़ा धोते हैं वो वाला नहीं, क्षेत्रीय एरियल। यह है व्हीकल। यानी कोई भी ऐसा व्हीकल अनमैन्ड हो, यानी जिसमें आदमी नहीं बैठता हो, एरियल व्हीकल। तो ऐसा व्हीकल जिसमें आदमी नहीं बैठता उसको क्या बोलेंगे? यूएवी। ड्रोन भी क्या है? यूएवी। उसी तरह इन लोगों ने बनाया है नागास्त्रम।
क्या है? नागास्त्र, नागास्त्रम नहीं है, नागास्त्र है, नागास्त्र 1। 450 नागास्त्र का ऑर्डर दिया गया है, किसको? इजराइल और पोलैंड की टेक्नोलॉजी को बाईपास करके, उनकी टेक्नोलॉजी को बीट करके सोलर इंडस्ट्री को 450 नागास्त्र 1 का ऑर्डर दिया गया है। अब ये खिलौने जैसा नहीं है, हम बता रहे हैं, ये खिलौने जैसा नहीं है। एक नागास्त्र की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। कितनी? 300 रुपए नहीं, 300 करोड़ रुपए है एक नागास्त्र की। 450 नागास्त्र का ऑर्डर दिया गया है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी। और ये जो नागास्त्र है, ये डे नाइट यानी दिन में भी और रात में भी डे नाइट कैमरे से लैस है, और साथ में इसमें वॉरहेड भी लगा सकते हैं ताकि ये आतंकियों को नष्ट कर सके, किसी प्रॉपर टारगेट पे जाके अटैक कर सके, ठीक है। और साथ में अगर ये जिस चीज को टारगेट करके चल दिया, मान लीजिए इसको टारगेट कर लिया पाकिस्तान के लाहौर को, चल दिया, और फिर इंडिया वालों का मूड चेंज हुआ, नहीं, उसको सिर्फ डरवाते हैं और फिर वापस बुला लेते हैं, अब नहीं मारेंगे, तो अब नहीं मारेंगे ऐसा मूड बन गया, लेकिन वो तो चल चुका है, तो इसको फिर से वापस बुलाया जा सकता है और सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकती है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि आराम से आके उतर जाएगा और कोई भी विस्फोट नहीं होने वाला। तो उसको किसकी मदद से? पैराशूट की मदद से। पैराशूट की मदद से वो आएगा और पैराशूट पीछे खुल जाएगा, धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग होगी, तो हम उसे फिर से रीयूज कर सकते हैं। इसलिए और भी ज्यादा, कोई भी चीज रीयूजेबल होती है तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नागास्त्र था, ये देखिए नागास्त्र 1 टंगा हुआ है, यही है वो, ठीक है, नागास्त्र 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की योजना किसके द्वारा प्रारंभ की जाएगी? तो 100 क्या है? 100 जिलों में। अब जिले यूनियन टेरिटरी में हो सकते हैं, स्टेट में भी हो सकते हैं, तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित किए जाएंगे। फूड स्ट्रीट इन द सेंस कि आपको जो भोजन से कर रहे, आप बाहर गए, आपको भूख लगी, कुछ ना कुछ खा लेंगे, कुछ भी खा लिया, चाट, समोसे, टिक्की, कुछ भी खा लिया। अब खा लिया, अब आके घर में पेट दर्द शुरू हो गया। अब पेट दर्द शुरू हो गया तो पता चला कि किसी को कॉलरा हो रहा है, किसी को हैजा हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को डायरिया हो रही है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो उन बीमारियों से, जो कि भोजन जनित बीमारियां हैं, कौन सी बीमारियां हैं? भोजन जनित। अब भोजन जनित बीमारियों से बचने के लिए क्या बनाया गया है? 100 फूड स्ट्रीट स्थापित किया जाएगा। इसमें स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को 1 करोड़, ठीक है, जितने जिले होंगे उसी हिसाब से 1 करोड़ सबको दिए जाएंगे। तो इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, नेशनल हेल्थ कमीशन, ठीक है, और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर सही किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% ईवी, ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो जो भी बना अभी आपको खुद पता चल जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ ने डिक्लेयर किया है कि जो भी सरकारी विभाग के हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं अपने राज्य के अंदर का बना हुआ, तो उनको टैक्स में 3 साल की छूट दी जाएगी। और अगर अपने राज्य के बाहर का बना हुआ खरीदते तो उनको टैक्स में 3 साल की छूट दी जाएगी। यानी अगर अपने राज्य का खरीदते हैं तो उनको 3 साल में टैक्स की छूट दी जाएगी, और अपने राज्य से बाहर का खरीदते हैं तो 3 साल की छूट दी जाएगी। अपने राज्य के अंदर का खरीदते हैं, यानी अपने राज्य के अंदर बने हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदते हैं तो 5 साल की टैक्स में छूट दी जाएगी। और भी ढेर सारी चीजों में छूट दी जाएगी, कुछ जैसे कि लोन ले लिया तो उस लोन पे भी ढेर सारी चीजें छूट मिलेंगी। तो कहां पे इसको लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्यों लॉन्च किया गया? 2070 में हमारा टारगेट है कार्बन न्यूट्रल होने का, उसको 2070 से पहले पूरा करना है। तो कार्बन इमिशन रोकना पड़ेगा। कार्बन इमिशन रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन इमिशन रोकने के लिए
अब हमें जहां जहां से कार्बन इमिशन होता है उस सोर्स को बंद करना पड़ेगा। अब सोर्स को बंद तो किया नहीं सकता, आपने सारी गाड़ियां नहीं बंद करनी है, आपको गाड़ियां नहीं बंद करनी है, आपको बल्कि आपको एक नया ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे आप ये सारी चीजें कर सके। तो आप क्या करेंगे, तो आप उसका जब एक बेटर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसी में एक ऑप्शन आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, 100% सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का लक्ष्य रखा। देश का पहला अनाज ग्रेन एटीएम, देश का पहला अनाज यानी ग्रेन एटीएम, अनाज और ग्रेन का मतलब एक ही होता है, तो अनाज या ग्रेन एटीएम कहां पे है, तो गुरुग्राम, इसे कुछ लोग गुड़गांव भी बोलते हैं, गुरुग्राम कहां पड़ता है, हरियाणा, या दिल्ली एनसीआर बोल सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में पड़ता है। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा पॉइंट है, देश का पहला घास, ये है घास, घास संरक्षण केंद्र कहां पे, रानीखेत, कहां है, रानीखेत, रानीखेत कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है रानीखेत। तो देश का पहला घास संरक्षण केंद्र कहां है, रानीखेत में। देश का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कहां पे, इसने लक्ष्य बनाया था कि हम अपने द्वीप को मलेरिया से मुक्त कर देंगे, तो इसने लक्ष्य बनाया था, तो लक्ष्य बनाया था तो इसके द्वीप का क्या नाम है, लक्षद्वीप, यानी कि हम अपने लक्ष्य बनाते हैं कि अपने द्वीप से मलेरिया हटा देंगे। छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम, यानी कि जो भी 11, 12, 9, 10 के बच्चे हैं उनको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन 40-40 मिनट की क्लास कराई जाएगी, जिसमें उनको बताया जाएगा कि स्टार्टअप क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बिजनेस क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है, सारी चीजों की क्लास होंगी। जो भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बिजनेस में आगे बढ़े हुए हैं उनको बुला के क्लासेस कराई जाएंगी, ताकि पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें भी डेवलप हो सके। तो ये तेजस्वी कार्यक्रम है, कहां पे क्या, मामा की नगरी, मध्य प्रदेश, मामा की नगरी में इसको शुरू किया गया है। अब आगे देखते हैं रिवीजन, तो आज के सारे क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन था विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 26 अप्रैल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन खुलता है तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2000 में दुनिया का सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बताया, अमेरिका 39%। इसके बाद देखिए, हाल ही में दुनिया में पहली बार क्रिप्टो विनियमन के लिए माइका यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्रिप्टो एसेट कानून का निर्माण किसने किया है, तो ये किया है यूरोपियन यूनियन ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित स्वदेशी यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि सोलर इंडस्ट्री नागपुर के द्वारा विकसित किया जा रहा है, भारतीय सेना खरीदने जा रही है नागास्त्र 1, कितने खरीदेगी, 450। देश भर में 100 जिलों में 100 फूड इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना किसके द्वारा की जा रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय। वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, योगी आदित्यनाथ बाबा की नगरी कौन सी है, उत्तर प्रदेश। छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है, तेजस्वी कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, ताकि उनको बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, सिर्फ किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें भी सिखाओ ताकि पहले से भी कुछ आइडिया लगता रहे। तो कौन है, मध्य प्रदेश यानी मामा की नगरी। इसके बाद आज का स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में मैंने बताया था भाग 1 से लेकर भारत राज्यों का संघ है, भाग 2 बताया था नागरिकता है, भाग 3 बताया था मूल अधिकार है, भाग 4 बताया था, भाग 5 सब ये सारी चीजें बता दी थी। भाग 4 क्या बताया था, यूनियन, भाग 5 बताया था स्टेट, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूं ऐसे लिख के, एक क्या था, भारत राज्यों का संघ है। संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं और उसको अमेंडमेंट करके 25 कर दिए गए, 3 और जोड़ दिए गए, लेकिन हम हमेशा भाग बताएंगे 22, बढ़ा घटा के क्या कर दिया उससे मतलब नहीं है, लेकिन भाग कितने हैं, 22 है। तो पहला क्या, भारत राज्यों का संघ है, दूसरा क्या है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, तीसरा क्या है, दूसरा फंडामेंटल है, दूसरा क्या है, सिटीजनशिप, सिटीजन
शिप। तीसरा क्या है? फंडामेंटल राइट। चौथा क्या है? पहला है भारत राज्यों का संघ है, दूसरा है सिटीजनशिप, तीसरा है फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट आपको मिल गई यूनियन के द्वारा, तो अब आपको मिलेगा डीपीएसपी। दोनों चीजें चाहिए ना, डीपीएसपी नहीं चाहिए क्या? तो डीपीएसपी है चौथे नंबर पे। अब ये सारी चीजें आपको दे दिया, तो अब अमेंडमेंट करके 4A ऐड किया गया। अब ये 4A क्या कहता है कि आपको सारी चीजें मिल गई तो कुछ ड्यूटी भी निभाइए देश के लिए, कुछ कर्तव्य भी तो होंगे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज 4A है। इसके बाद पांचवा क्या है? यूनियन के बारे में। किसके बारे में? यूनियन। और सबसे बड़ा जो भाग है वो पांचवा ये यूनियन के बारे में। इसके बाद देखिए छठवां। अब पांचवा अगर पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि संविधान आधा क्लियर कर लिया। छठवां क्या है? छठवां है स्टेट। सातवां क्या है? सातवां है जो भी है वो भाग ख के राज्य थे जिन्हें हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन से? सातवें संविधान संशोधन। कब? 1956 में। 1956 में ही B.R. अम्बेडकर की डेथ भी हुई थी। 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब बंटना शुरू हुए थे। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं लिंक करके। सातवां 1956 है। आठवां देखते हैं। अब देखिए स्टेट हो गए थे, यूनियन हो गया था, तो अब क्या होगा? यूनियन टेरिटरी होगी। यूनियन टेरिटरी हो गई तो अब लोकल में क्या आएगा? पंचायत आएगी। सबसे छोटी गवर्नमेंट बॉडी क्या है? पंचायत है। 9वें का क। अब पंचायत आ गई तो बाद में इसी में ऐड कर दिया गया नगर पालिका। फिर नगर पालिका ऐड हो गया तो फिर इसके बाद में इसको ख लिखा रहेगा या B लिखा रहेगा? तो B लिखा है 9B या 9ख। तो ये क्या है? सहकारी समिति। क्या है? सहकारी समिति। तो सहकारी समिति क्या है? 9 का B। इसके बाद देखिए दसवां। दसवां तो आपको याद आ रहा होगा कि दल बदल, बट वो तो अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो दसवां क्या है? SC ST एरिया। इसके बाद 11वां एक मैं और एक तुम। एक मैं और एक तुम। इसका मतलब क्या कि केंद्र यानी यूनियन एंड स्टेट के बीच रिलेशन। रिलेशन कैसा? वित्तीय संबंध, कानूनी संबंध, ठीक है, विधायी संबंध, यही होंगे ना। 12वां क्या है? वित्त, संपत्तियां, संविदाएं और वाद, ठीक है। इसके बाद 13वां क्या है? भारत की सीमा के अंदर करने वाले व्यापार और वाणिज्य। क्या? व्यापार और वाणिज्य। इसके बाद 14वां है। फिर क्या है? 15वां है। इसके बाद क्या है? 14वां है। 14वां क्या बताता है? संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य की सेवाएं। अच्छा ये आपने पहले सुना है सेवाएं ऐसा कुछ? तो ये क्या है? सिविल सर्विस यानी यूपीएससी। यूपीएससी भी भाग संख्या 14 में आती है और स्टेट पीसीएस ये सारी चीजें भी भाग संख्या 14 के अंतर्गत ही आती हैं। 15वां क्या है? निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन यानी इलेक्शन, भाग संख्या 15 में आती है। इसके बाद भाग संख्या 16। भाग संख्या 16 क्या कहती है? कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों यानी कि SC ST। पहले इसमें क्या था? पहले इसमें एंग्लो इंडियन भी रहा करते थे। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसके बाद भाग 17 क्या है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा। इसके बाद भाग 18 है आपात संबंध। 352, 356, 360, आर्टिकल नंबर 352 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 352 है जो कि सेंटर इमरजेंसी, ठीक है। 356 4 ऐड कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए। 356 क्या कहता है? स्टेट इमरजेंसी। इसके बाद 356 के बाद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनकी सैलरी रोक दी जाती है अनिश्चित काल तक,
ठीक है। और इसके बाद इसमें टैक्स जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे कि पाकिस्तान की जैसी कंडीशन है वैसी हो जाती है तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। भाग संख्या 19 जिसको बोलते हैं प्रकीर्ण। अब प्रकीर्ण वर्ड तो समझना मुश्किल है, तो मिसलिनियस यानी कि जो एक्स्ट्रा चीजें बची है सब उठा के भर दो, मिसलिनियस। आगे देखते हैं भाग संख्या 20। 20 क्या है? संविधान संशोधन, यानी संविधान में कोई चीजें चेंज करनी है, कुछ नया बदलना है, कुछ पुराना हटाना है, जिसको बोलते हैं संविधान संशोधन। लेकिन केशवानंद भारतीय बनाम इंडियन गवर्नमेंट जो केस था वो कहता है कि हम संविधान में संशोधन वहां तक कर सकते हैं जब तक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। अगर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वो संविधान संशोधन ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। अगर संशोधन करके ऐसा कर दे कि हम सांसद को भगवान बुलाएंगे, ऐसा मानेंगे? नहीं मानेंगे, सिंपल, नहीं बुलाएंगे भगवान। अब ऐसा कुछ भी फालतू नियम नहीं लगा सकते ना। भाग संख्या 21 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, यानी संक्रमणकालीन जो अस्थायी उपबंध होता है जो कि कुछ समय के बाद लगता है फिर बाद में इसको हटाया जा सकता है, उसे भाग संख्या 21 में रखा गया है। उसे भाग 22 में रखा गया संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी जो भी शॉर्ट फॉर्म के नेम होते हैं जिसे बोलते हैं, जैसे बोल दिया कि पीएम यानी प्रधानमंत्री, तो ये सब जितने शॉर्ट फॉर्म होते हैं एनबीटी, एनजीटी, ये सब के सब भाग संख्या 22 में इनका जिक्र है। आज का सवाल है जापान के प्रधानमंत्री जो कि मोदी जी के साथ गोलगप्पे खा रहे थे वो कौन है? ठीक है। इसके बाद आज का मोटिवेशन कोट, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो जो पीछे भी क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग, कीप हेल्दी। थैंक यू।